चैप्टर नंबर 10, इसका नाम है विसर्प नाड़ी स्तन रोग विज्ञान विनाश। इन विनाश बोल सकते हैं शॉर्ट में। इन तीनों का वर्णन एक ही चैप्टर में किया है। यहाँ पे तीनों के भेद भी पांच पांच ही होते हैं। विसर्प नाड़ी स्तन रोग। थर्ड नंबर के श्लोक में पढ़ो। त्वक मांस शोणित गता कुपितास्तु दोषा। त्वचा मांस और रक्त दूष्य होते हैं विसर्प में। सेकंड लाइन में सर्वतो विसरणात् च विसर्पम आहु। चारों तरफ फैलने की वजह से इसको विसर्प बोलते हैं। नेक्स्ट श्लोक नंबर 4 में आओ। वातज विसर्प लिखा है। 5 में पित्तज, 6 में कफज फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में सन्निपातज और 7 नंबर के श्लोक में छतज। ऐसे विसर्प 5 प्रकार के होते हैं सुश्रुत में। सुश्रुत में द्वंद्वज विसर्प नहीं है। चरक के अंदर अग्नि, ग्रंथि, कर्दम ऐसे 3 द्वंद्वज विसर्प थे। यहाँ नहीं है। यहाँ एक छतज विसर्प नाम आता है जो सर्वप्रथम सुश्रुत बोलता है। चरक संहिता में छतज विसर्प नाम आता है। जब हमने शोथ चैप्टर पढ़ा था चिकित्सा स्थान में, वहाँ ग्रंथि का समूल छेदन नहीं करते हैं, तब छतज विसर्प जैसा उपद्रव उत्पन्न हो जाता है, ऐसा हमने पढ़ा था। लेकिन छतज विसर्प भेद में नहीं बताया सुश्रुत ने, चरक ने। 4 नंबर के अंदर वातज विसर्प के अंदर सेकंड लाइन में गंडई यदा तु विस्मई। अगर विषम गंड, गंड मतलब विस्फोट से युक्त हो जाता है तो लास्ट में वर्जनीय। वैसे एक दो सज विसर्प साध्य होते हैं, लेकिन अगर वातज विसर्प में गंड बन जाए विषम प्रमाण में, विषम आकृति के, तो ये असाध्य होता है, वर्जनीय होता है। 5 नंबर के श्लोक में पित्तात्मक विसर्प। इसमें फर्स्ट लाइन में स्फोट बनते हैं। स्फोट पित्त का लक्षण होते हैं। सेकंड लाइन में यहाँ लिखा है कर्दम निभो न तदा से सिद्धियेत। अगर पित्तज विसर्प में कर्दम बन जाए या कीचड़ हो जाए तो ये असाध्य होता है। पित्तज विसर्प इस कंडीशन में असाध्य होता है। 6 नंबर के अंदर फर्स्ट लाइन में श्लेष्मात्मक विसर्प मतलब कफज। इसमें लास्ट में लिखा है उग्र कंडू होती है, कफ की वजह से होती है। इससे नेक्स्ट लाइन में सन्निपातज में रुझो अवगाढ़ है, गंभीर वेदना होती है। पक्को न सिद्ध्यति च मांस शिरा प्रणाशात। पक जाने पर मांस शिराओं का विनाश करने से ये असाध्य होता है। सन्निपातज असाध्य होता है, मांस शिराओं का नाश करता है, तब असाध्य होता है। कर्दम बनने पे असाध्य पित्तज होता है। विषम गंड बनने पर असाध्य वातज होता है। 7 नंबर में छतज विसर्प। फर्स्ट लाइन में पित्तम रक्तम च दोष बहुल्यस्य। पित्त और रक्त ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं, बढ़े हुए दोषों से युक्त हो जाते हैं पित्त और रक्त। फिर सेकंड लाइन में स्फोटई कुलथ सदृशई असितई से किरणम। कुलथ के समान कृष्ण वर्ण के स्फोट बन जाते हैं। तो याद रखना है, ये कुलथ के समान स्फोट कौन से विसर्प का लक्षण है? छतज विसर्प का लक्षण होता है। नेक्स्ट 8 नंबर के अंदर फर्स्ट लाइन में सिद्धियंती वात का पित्त करता विसर्पा, कोमा लगा दो। अभी बोल रहा है वातज पित्तज कफज ये तीनों एक दो से साध्य होते हैं। सर्वात्मक छतकृतस्य न सिद्धम एति। सन्निपातज और छतज विसर्प असाध्य होते हैं, ऐसा हमने भगंदर में भी पढ़ा था। सन्निपातज और आगंतुज या छतज भगंदर असाध्य होता है। सन्निपातज छतज विसर्प भी असाध्य होता है। सेकंड लाइन में तेल अनिलऊ अपीच है। तेल पित्त का पर्याय होता है। यहाँ जो तेल लिखा है ये पित्त का पर्याय है।
तेल पित्त का पर्याय होता है, सब याद रखना। बलास जानते ही हो कब का पर्याय होता है। सदागति वर्ड भी आएगा, एक श्वसन वर्ड आएगा, सदागति वर्ड आएगा। ये वात के पर्याय होते हैं। श्वसन कोमा सदागति, एरो लगा के वात के पर्याय होते हैं। फिर लिखा है दर्शित पूर्वलिंगौ, कोमा लगा दो। सर्वे च मर्मसु भवन्ति ही कृच्छ साध्या। तो ये बोल रहा है पूर्व में कहे गए लक्षणों से युक्त पित्तज तथा वातज विसर्प भी असाध्य होते हैं। हिंदी में थोड़ा सही कर लेना। पैत्तिक तथा वातिक, फिर लिख दो भी असाध्य होते हैं। पैत्तिक तथा वातिक भी असाध्य होते हैं। फिर ये दूसरा सेंटेंस है, अगर मर्म स्थानों में विसर्प हो जाए तो कृत साध्य होते हैं। और अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बता दिया था कि अगर गंड बन जाते हैं विषम तो वातज असाध्य हो रहा है, और यदि कर्दम जैसा बन रहा है, कीचड़ हो रहा है, तो पित्तज असाध्य है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए दूसरी लाइन बताइए। और मर्म स्थानों पर होने पर असाध्य नहीं है, कृत साध्य होते हैं। विद्यार्थी में भी ऐसा था। नेक्स्ट 10 नंबर के श्लोक में, 10 नंबर के श्लोक के अंदर दूसरा नाड़ी रोग, नाड़ी रोग या नाड़ी व्रण जैसी कंडीशन होती है इसमें। इसमें थर्ड लाइन में गति इत्यतस्य नाड़ी इव यदवत, गति नाड़ी का पर्याय होता है। अभी बताया था सदा गति वात का पर्याय होता है और गति नाड़ी का पर्याय होता है। फिर नेक्स्ट लाइन में दोषई त्रिभी भवती सा पृथक एक सस्य सम्मूर्छितई अपि च शल्य निमित्तो अन्य। तो यहाँ बताया है कि 3 एक दोषज, फिर सम्मूर्छित मतलब सन्निपातज, और एक शल्य निमित्तज। ऐसे 5 भेद करना है। हिंदी में 8 लिखा है, तुम पहले 5 ही आंसर करना। 5 भेद होते हैं नाड़ी रोग के, द्वंद्वज मत मानना। इसके बाद विमर्श में भी देखो लिखा है, कुछ आचार्य बोलते हैं नाड़ी के 5 भेद ही होते हैं, सेम यही लिखा है। त्रिभी दोषई पृथक तीसरे, एक से सम्मूर्छितई अन्य सन्निपाति की, और शल्य निमित्ता च पंचमी इति पंचेव नाड़ी है। नाड़ी 5 ही होती है। शल्य निमित्तज नाड़ी रोग का भेद होता है। 11 नंबर में फर्स्ट लाइन में वातज के अंदर क्या लक्षण मिलेंगे। फेन, फेन युक्त श्राव होता है। फेन स्रवती छपायाम, रात्रि के समय फेन युक्त श्राव होता है। छपा रात्रि का पर्याय होता है। सेकेंड लाइन में पीतम स्रवती अधिकम उष्णम एहसु पित्तात, पित्त से उत्पन्न नाड़ी में दिन में श्राव होता है, उष्ण और पीले रंग का श्राव होता है। थर्ड लाइन में कफात, कब की वजह से अर्जुन पिछिलाश्रा रात्रि स्रवती, अर्जुन के जैसे वर्ण का, श्वेत वर्ण का, हिंदी में श्वेत लिखा है, और चिकना पिछिल श्राव होता है रात्रि में। तो पित्तज में दिन में होता है, वातज और कफज में रात्रि में श्राव होता है। फिर अगली लाइन में लिखता है दोष द्वे अभिहित लक्षण दर्शनई तीसरो, यहाँ बोल रहा है दो दो दोषों के उक्त लक्षण दिखाई देने से द्वंद्वज भी हो सकता है, और तीनों के मिलने से सन्निपातज भी हो सकता है। लेकिन पहला आंसर तुम 5 ही करना, 8 मत करना। बहुत आए तो बहुत कर सकते हो। 13 नंबर के श्लोक में सन्निपातज नाड़ी, इसमें लिखा है फर्स्ट लाइन में दाहा ज्वर श्वसन मूर्छन वक्त्र शोषा, ये लक्षण मिलेंगे इसके अंदर। सेकंड लाइन में घोराम आंसू छय करीम इव काल रात्रिम, घोर भयंकर होती है, शीघ्रता से प्राणों का नाश करने वाली होती है, और काल रात्रि के समय समान मारने वाली होती है। काल रात्रि के समान मारने वाला और किसको बताया है।
ये सब असम्यक निद्रा, सम्यक निद्रा। असम्यक निद्रा। चरक आगे संहिता जाता में है। हमने पढ़ा था कि असम्यक निद्रा काल रात्रि के समान मारती है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट 14 नंबर का श्लोक शल्य निमित्तज नाड़ी। इसमें सेकंड लाइन में फेनिलम मथितम अक्षम ऐसरग विमिश्रम उष्णम सर्वेत। इसके अंदर फैन युक्त मथे हुए मट्ठे के जैसा निर्मल स्वच्छ रक्त मिश्रित उष्ण स्राव होता है। स रुझा च नित्यम, और सदा रुझा होती है, भयंकर वेदना होती है। ये लाइन शल्य निमित्तज के अंदर करनी है। फिर नेक्स्ट रोग का नाम है इस चैप्टर में स्तन्य रोग। इसमें 15 नंबर का श्लोक 15 नंबर में यावतियो गतियो यैस्य कारणे संभवंती ही। जिन जिन निदानों से गति रोग होता है या नाड़ी रोग होता है, तावंत स्तन रोग स्यु। देखो इस लाइन से फिर वापस से कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इस लाइन के हिसाब से तो फिर ये समझना चाहिए तुम्हें कि जिन कारणों से जितनी संख्या में नाड़ी रोग होते हैं, उन्हीं कारणों से स्त्रियों में भी उतनी ही संख्या में स्तन रोग होते हैं। तो फिर तो स्तन रोग तुम्हें 8 समझने चाहिए। लेकिन अब इसका देखो कैसे समझाया इसको, और स्तन रोग 5 लिखे, इसलिए हमें पहला आंसर 5 ही करना है। इसमें देखो विमर्श में देखो लिखा है सेकंड लास्ट लाइन के अंदर, इसमें लिखा है माधव निदान ने इसके 5 भेद ही माने। माधव निदान इसके 5 भेद मानता है, और सुश्रुत ने इसी अध्याय के अंत में इनके 5 होना ही लिखा है। अभी 8 करके लिख रहा है, फिर बोल रहा है इसी अध्याय के अंत में इनके 5 भेद ही होना लिखा है। पंचा नाम अपि तेसाम ही। भाव प्रकाश भी 5 ही बोलता है। वात पित्त कफ सन्निपात जागंतुच। इसलिए हमें नाड़ी रोग भी 5 ही मानने, और स्तन रोग भी 5 ही मानने, स्त्रियों में होते हैं ये। फिर 16 नंबर के श्लोक में धमन्या संवृत द्वारा कन्या नाम स्तन संसरिता दोष अविसरणात तासाम न भवंती स्तनामिया। न भवंती स्तनामिया, इसको गोले में बंद कर दो। कन्या जो होती है उनको स्तन रोग नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनमें स्तन्य का वहन करने वाली जो धमनियां होती है उनके द्वार संवृत होते हैं, बंद रहते हैं, और दोषों का उनमें विसरण भी नहीं होता है, संचरण भी नहीं होता है, इसलिए स्तन रोग नहीं होता है। कथन कारण का क्वेश्चन बन सकता है। फिर सेकंड लाइन में तासाम एवं प्रजाता नाम गर्भिणी नाम, जब वो ही कन्या आगे चल के स्त्री रूप में परिवर्तित होकर प्रजाता या गर्भिणी होती है, तो फिर उनके अंदर स्तन्य की प्रवृत्ति होती है। क्यों? क्योंकि स्वभावात एव विवृता जायन्ते संभवंती अन्यते। क्योंकि स्वभाव से स्तन्य का वहन करने वाली धमनियों के द्वार खुल जाते हैं, विवृत हो जाते हैं, इसलिए प्रजाता गर्भिणी इनको स्तन रोग होते हैं, कन्या को नहीं होते। 18 नंबर के श्लोक में स्तन्य होता क्या है? रस प्रसादो मधुर है, पक्व आहार निमित्त जय है, कृष्ण देहात स्तनो प्राप्त है, स्तन्यम इत्यभिधीयते। रस की उपधातु होती है स्तन्य और आर्तव। तो ये लाइन आ जाए, रस प्रसाद से जो मधुर मधुर अंश बनता है, पक्व आहार के निमित्त होने पर संपूर्ण शरीर में जो विद्यमान रहता है, उसे स्तन्य की संज्ञा दी गई है। 19 नंबर में कैसे रहता है स्त्री के शरीर में स्तन्य? फर्स्ट लाइन में लिखा है शुक्रम यथा शुक्रम, शुक्र के जैसे रहता है। जैसे पुरुष के शरीर में शुक्र रहता है, ऐसे स्त्री के शरीर में स्तन्य रहता है। न दृश्यते, दोनों दिखाई नहीं देते, शुक्र भी नहीं दिखाई देता और स्तन्य भी दिखाई नहीं देता। सर्वदेह आश्रितत्वात् च शुक्र लक्षणम उच्यते, दोनों संपूर्ण शरीर में आश्रित होते हैं और दोनों दिखाई नहीं देते हैं। फिर बाहर कैसे आते हैं ये? चेष्ट युवते दर्शनात् स्मरणात् अपि शब्द श्रवणात् स्पर्शात् प्रहर्षात् च प्रवर्तते।
इन सभी कारणों की वजह से शुक्र की प्रवृत्ति होती है। चेष्टा करने से, मैथुन की चेष्टा होने से, युक्ति के दर्शन स्मरण से, शब्द सुनने से, स्पर्श से, हर्ष से होता है। फिर नेक्स्ट लाइन में सुप्रसन्न मर्ष से, सुप्रसन्न मन होने से, हर्ष से, स्तन्य की भी प्रवृत्ति होती है। माँ और बच्चे के वात्सल्य से, माँ के वात्सल्य से भी बाहर आता है, निरंतर स्नेह से बाहर आता है। नेक्स्ट लाइन में लिखा है गृहणात च शरीरस्य शुक्रोत संप्रवर्तते, शुक्र के जैसे बाहर आता है ये। स्नेहो निरंतर तत्र प्रसर्वे हेतु च, निरंतर बच्चे में निरंतर स्नेही कारण होता है। माता का जो वात्सल्य होता है, तो जब वो बच्चा स्तनों को टच करता है तो उस समय स्तन्य की प्रवृत्ति होती है। तो वात्सल्य के कारण या निरंतर स्नेह के कारण स्तन्य की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 24 पे आओ। 24 में फर्स्ट लाइन में 5 स्तन रोग जो होते हैं उनके लक्षण बताएं। वातात, वात में लिखा है पिलवते अम्बसी, जल पे तैरता रहता है। पित्तात, पित्त में लिखा है अम्बसी च पीती का, जल में पीली रेखाएं आ जाती है, पहचान जाओगे। नेक्स्ट लाइन में कफ में देखो जले च अपि अवशीदति, जल में डूब जाता है, जल में डालने पे तल में बैठ जाता है। और सन्निपात से होता है चौथा भेद, और अभिघात से होता है पांचवा भेद। वहां शल्य निमित्तज वर्ड लिखा था, यहाँ अभिघातज वर्ड आंसर करना। 26 नंबर में शुद्ध स्तन्य के लक्षण। यत क्षीरम उदके क्षिप्तम एकी भवती पांडुरम। अब पांडुर वर्ण का होना, अभी तक हम कल भी विद्रधि में जब पढ़े थे तो पांडुर वर्ण जनरली कप के अंदर लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे कप में मत करना, पांडुर वर्ण का स्तन्य शुद्ध स्तन्य के अंदर करना। दूध में पानी मिलाते हैं तो मिल जाता है, फिर अलग नहीं हो सकता वो। मधुरम च अविवर्णम च प्रसन्नम तत् विनिर्देशेत, मधुर होता है रस में, अविवर्ण होता है प्रसन्न, शुद्ध स्तन्य होता है। 27 नंबर में रक्तम मासम च संदुष्य स्तन रोगाय कल्पते, रक्त और मांस दुष्य होते हैं स्तन रोगों के अंदर, विद्रधि के जैसे ही दुष्य होते हैं। जैसे विद्रधि में मुख्य रूप से मांस रक्त की दुष्टि होती है इसलिए पाक होता है, ऐसे स्तन रोगों में भी मांस रक्त दुष्य होते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखता है 28 नंबर में पंचानाम अपि तेषां तु हित्वा शोणित विदृधिम लक्षणानि समानानि बाह्य विदृधि लक्षणे, इसलिए हम कह सकते हैं कि स्तन रोगों के लक्षण बाह्य विदृधि के लक्षणों के जैसे होते हैं, रक्तज विदृधि को छोड़कर, क्योंकि स्तन रोगों के भेद में रक्तज भेद नहीं आता, और इसलिए हमने यहाँ पे रक्तज विदृधि को हटा दिया। बाकी जो 5 नाम है वात पित्त कफ सन्निपात छतज, ऐसे भेद इसके भी हम समझ सकते हैं। अभिघातज लिख दिया, छतज एक की बात होती है। स्तन रोगों के लक्षण बाह्य विदृधि जैसे होते हैं। स्तन रोग के बाद में अब नेक्स्ट चैप्टर पे आओ, इसका नाम है ग्रंथि अपची अर्बुद गलगंड। इन चारों का एक चैप्टर में वर्णन किया है, डबल ए डबल जी ऐसे बोल दो। आग, आग का एक ही चैप्टर में वर्णन किया है, आग, लेकिन आग नहीं होती इनमें, है ना, आग नहीं होती, पाक नहीं होता है जनरली, तो इनमें पित्त दोष कम होता है, नहीं होता है, ना के बराबर होता है। आग डबल ए डबल जी, डबल ए से अपची अर्बुद, डबल जी से ग्रंथि गलगंड, सभी में पाक नहीं होता है। थर्ड नंबर के श्लोक में सबसे पहले ग्रंथि पढ़ो। वाताद्युमासम अस्रक च दुष्ट संदुष्य मेदस्य कफानुविद्धम ग्रंथि इति प्रतिष्ठ, ग्रंथि की संप्राप्ति है। तीनों दोष, वातादि दोष मांस रक्त मेद को दूषित कर देते हैं, मांस रक्त मेद को दूषित करते हैं, इससे ग्रंथि जैसा रोग उत्पन्न होता है। 4 नंबर में ग्रंथि के 5 भेद है सुश्रुत में, वातज पित्तज कफज मेदज और शिराज, ऐसे भेद लिखे हैं। सबसे पहले वातज पढ़ो 4 नंबर के अंदर सेकंड लाइन में, कृष्णो ए मृदु बस्ती इव आततस्य भिन्न सर्वेत च आविल जो अश्रम अक्षम, कृष्ण वर्ण
स्पर्श में कठिन, द्रव से भरी हुई, मशक के समान, बस्ती के समान तनी हुई होती है। आतते मतलब तनी हुई होती है ग्रंथि। और भिन्ने सर्वेद से फूटने पर स्वच्छ स्राव होता है। आविल जो अश्रम अक्षम स्वच्छ स्राव होता है। 5 नंबर में पित्तज ग्रंथि, ये दूसरा भेद है। 6 नंबर में कफज ग्रंथि, ये तीसरा भेद है। इसमें फर्स्ट लाइन में अल्प रुजो अति कंडु, कफ के अंदर होता है ऐसा, अति कंडु और अल्प रुजा। पाषाणवत सहनन उपपन्नम, कठिनीकरण पत्थर के जैसा कठिन हो जाता है ये कफज ग्रंथि का रोग, पत्थर के समान कठिन होती है। कठिनीकरण कम कफ का होता है। चिर अभिवृद्धि, कल भी बोला था, उदर के अंदर चिर अभिवृद्धि कफ में मिलता है। 7 नंबर में मेदज ग्रंथि, अब सन्निपातज भेद नहीं है इसका। शरीर वृद्धि क्षय वृद्धि हानि, याद रखना। जब शरीर की वृद्धि होती है क्षय होता है, तो इस मेदज वृद्धि की भी वृद्धि, मेदज ग्रंथि की भी वृद्धि होती है क्षय होता है। शरीर के साथ बढ़ती है, शरीर के साथ घटती है। महान अल्परुजो अति कांडु, बड़ी होती है आकृति में, अल्परुजा होती है, अति कंडु होती है। सेकंड लाइन में पिण्याक सर्पी प्रतिमम, पिण्याक के समान, तिल की खली के समान, सर्पी के समान मेद का स्राव होता है। ये वर्ड याद रखना है, ये कहीं किसी दूसरे रोग में नहीं मिलेंगे, इसलिए ये यूनिक फीचर है, इसलिए इनको अच्छे से याद रखो। फिर 9 नंबर के अंदर सिराज ग्रंथि, थर्ड लाइन के अंदर पढ़ो, ग्रंथि स्राजय है सेतु कृत साध्यम भवेत यदि स्यात सैरुजस चले। कंडीशन बोल रहा है कि जब ये ग्रंथि चल होती है और रुजा होती है इसमें, तब ये कृत साध्य होती है। और अगर इसके विपरीत कंडीशन हो तो, जैसे नेक्स्ट लाइन में लिखा है एरुक, रुजा नहीं हो रही और अचल, चल नहीं रही है, तो ये विवर्जनीय असाध्य होती है। महान बड़ी है और मर्म प्रदेश पे है तब भी असाध्य होती है। तो सिराज ग्रंथि साध्य असाध्यता में कृसाध्य और असाध्य दोनों होती है। इसके बाद में विमर्श में 4 नंबर की लाइन में स ग्रंथि ग्रथनाथ, ग्रथन करने की वजह से इसे ग्रंथि बोलते हैं। चरक ने मांस ग्रंथि रोग भी माना है। तो चरक में ग्रंथि के 6 भेद होते हैं, सुश्रुत में 5 हैं, चरक में 6 भेद होते हैं, और वाग्भट 9 भेद मानता है। कंटिन्यू पढ़ते रहो। लिखा अष्टांग संग्रह या अष्टांग हृदय में ग्रंथि रोग 9 प्रकार का होता है। इसके अंदर रक्त पे भी मार्क कर लेना, रक्तज भी है, फिर वृणज भी है और अस्थि भी है। रक्त, अस्थि और व्रण, इन तीनों पे मार्क कर लेना। तो ऐसे 3 नाम एक्स्ट्रा और बता देता है वाग्भट। फिर 3 लाइन छोड़ के लास्ट लाइन में भोज ने ग्रंथि के 5 भेद ही माने। नेक्स्ट दूसरा रोग है 10 नंबर के अंदर अपची। अपची के अंदर फर्स्ट लाइन में हनु अस्थि कक्षा अक्षक बाहु संधि मन्य गलेश उपचितम तु मेद, अगर इन स्थानों में मेद इकट्ठा हो जाए। फिर नेक्स्ट लाइन में ग्रंथिम स्थिरम वृत्तम अथ आयतम व स्निग्धम कफस्य अल्परुजम करोति, तो यहाँ पे संचित हुआ मेद कफ और कफ के साथ में मिलकर ग्रंथि जैसी वृत्त और आयत स्ट्रक्चर उत्पन्न करता है, जिसमें अल्प रुजा होती है। नेक्स्ट लाइन में जो ये ग्रंथि बनती है अपची में, ये आम्लज अस्थि मात्रई, आंवले की गुठली के बराबर आकृति की होती है, याद रखना है। ऐसे अपची में ऐसे आम्लक अस्थि मात्र। फिर मत्स्यांड जाल प्रतिमयी, मछलियों के अंडों के जाल के समान अन्य छोटी छोटी ग्रंथियां भी यहाँ पे उत्पन्न होती है। फिर नेक्स्ट लाइन में अनन्य वर्णई, अनन्य वर्ण का मतलब त्वचा के जैसे वर्ण की, त्वचा के जैसा वर्ण। लास्ट लाइन में
मेद कफाभ्याम, इसमें मुख्य रूप से दुष्य मेद होता है और दोष कफ होता है। सुदुस्तरो वर्ष गणानुबंधी, अत्यंत दुस्साध्य होती है और कई वर्षों तक बनी रहती है। ऐसे वर्ड आ जाए तो अपची के लिए करना है। विमर्श में 8 नंबर की लाइन पढ़ो। 7वीं 8वीं नंबर की लाइन में भाव प्रकाश बोलता है कि पहले गंडमाला बनती है, प्रथम गंडमाला, फिर उनके पक्कर फूट के बहने पर अपची। तो पहले गंडमाला बनेगी, बाद में अपची उपद्रव स्वरूप उत्पन्न होती है। फिर इसके बाद 2 लाइन छोड़ के भोज बोलता है कि पहले अपची बनती है और बाद में उससे गंडमाला बनती है। कोमा लगा दो, दोनों अपोजिट बोलते हैं। चरक बोलता है गले के पार्श्व में एक गंड बने तो उसे गलगंड बोलते हैं, और अनेक गंड बन जाए तो उसे गंडमाला बोलते हैं। भाव प्रकाश ने प्रथम गंडमाला तथा उनके पक्के फूटने पर बहने पर अपची नाम दिया है। मॉडर्न साइंस में अपची को क्रोनिक ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस या स्क्रोफलोडर्मा से कोरिलेट कर सकते हैं। स्क्रोफलोडर्मा जैसी कंडीशन टीबी के अंदर मिलती है। लसिका ग्रंथियां विकृत होती है। नेक्स्ट लाइन में लिम्फेटिक ग्लैंड्स से इनमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी आने लगती है। नेक्स्ट 13 नंबर का श्लोक, तीसरे रोग का नाम है अर्बुद। अर्बुद में फर्स्ट लाइन में मासम अभिप्रदुष्य, तीनों दोष, दोषा सम्मूर्छिता मासम अभिप्रदुष्य, वातादि दोष मास को दूषित करके। सेकेंड लाइन में मंदरुजम महांतम अनल्प मूलम चिर वृद्धि एपाकम, मंदरुजा होती है अल्प पीड़ा। फिर अनंत मूलम गंभीर धातुओं में फैला हुआ। इतना सा वर्ड आ जाए ना, महांतम अनल्प मूलम। महांतम अनल्प मूलम कौन से रोग के लिए कहा है? याद रखना, अर्बुद के लिए कहा है। चिर वृद्धि, देर से वृद्धि है लेकिन अपाकम, पाक नहीं होता, कभी भी नहीं पकने वाला होता है। फिर एक लाइन छोड़ के अगली लाइन में वातेन पित्तेन कफेन च अपि रक्तेन मासेन च मेधसा च। तो इसके 6 भेद होते हैं अर्बुद के। 6 भेद है अर्बुद के। और जब हमने धातु प्रदोषज विकार पढ़े थे उस समय भी हमने बताया था तुम्हें कि अर्बुद रक्त प्रदोषज विकार में भी आता है, मांस में भी आता है और मेद में भी आता है। तो ऐसे 3 वहां पे आ रहा था, 3 दोष वाले बोल देना। तो ऐसे 6 भेद होते हैं सुश्रुत में। नेक्स्ट लाइन में लक्षणानि ग्रंथे समानानि सदा भवन्ति, ग्रंथि के समान लक्षण होते हैं अर्बुद के। नेक्स्ट श्लोक 16 नंबर के श्लोक में आओ। सबसे पहले अब ये इसके बारे में बोलता है, रक्त अर्बुद के बारे में। इसने वातज, पित्तज, कफज और मेदज, इन 4 अर्बुद के लक्षण नहीं बताए। ये इसलिए नहीं बताए, इसने वो ग्रंथि वाले लक्षण बता दिए। जैसे मैंने तुम्हें पाषाणवत संघनन कौन से ग्रंथि का लक्षण बताया था, बताओ। कफज कफज ग्रंथि। कफज ग्रंथि। हाँ, तो अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए, पाषाणवत संघननोपन्नम कौन से रोग का लक्षण है? कफज ग्रंथि भी लिखा है, कफज अर्बुद भी लिखा है, बोथ लिखा है, तो दोनों आंसर सही है। शरीर वृद्धि, क्षय, वृद्धि, हानि, तो ये लाइन आ जाए तो ये मेदज ग्रंथि के लिए भी सही है और मेदज अर्बुद के लिए भी सही है। एज इट इज जो ग्रंथि के लक्षण है वो सेम के सेम यहाँ फॉलो करने हैं हमें। बस जो 2 नाम नहीं थे वहां पे, रक्तज और मासज, उनके इसने लक्षण बता दिए। 16 नंबर में देखो, दूसरी लाइन में लिखता है मासांकुरई आचितम आसु वृद्धिम, मांस के अंकुरों से व्याप्त होता है ये और शीघ्र वृद्धि से युक्त होता है, शीघ्र वृद्धि हो जाती है इसमें। फिर नेक्स्ट लाइन में स्रवती अजस्रम रुधिरम प्रदुष्टम असाध्यम, यदि इस रक्तज अर्बुद के अंदर निरंतर दूषित रक्त बहता है तो ये असाध्य होता है, ये रक्त अर्बुद असाध्य होता है। फिर नेक्स्ट लाइन में पांडुर भवेत अर्बुद पीड़ितस्तु,
अर्बुद रोग से पीड़ित व्यक्ति है, अगर ज्यादा मात्रा में रक्त का लॉस हो जाए, ब्लड लॉस हो जाए, तो फिर एनीमिया या पांडु जैसा रोग भी उत्पन्न हो जाता है। तो पांडु एक तरह से इसका उपद्रव हो जाता है, या वर्ण में पांडु हो जाता है। फिर नेक्स्ट 18 नंबर का श्लोक, मास अर्बुद। इसमें फर्स्ट लाइन में मुष्टि प्रहार आदि भी अर्दित अंगम, आघातज निदान होता है इसका, अगर मुष्टि आदि के प्रहार से आघात पहुंचे शरीर में। तो सेकेंड लाइन में अवेदनम, वेदना रहित, अवेदनम। फिर इसके बाद में अनन्य वर्णम, अनन्य मतलब स्वाभाविक वर्ण, त्वचा के जैसा वर्ण। फिर अपाकम, पाक रहित। अस्मोपमम, अप्रचाल्यम, पत्थर के समान हार्ड। और अप्रचाल्य, स्थिर सोप उत्पन्न होती है। फर्स्ट लाइन में सोफ लिखा है, लास्ट में प्रे करोति सोफम, अंडरलाइन कर लो। प्रे करोति सोफम, अप्रचाल्य या स्थिर सोप उत्पन्न होती है। फिर इसके बाद में थर्ड लाइन में मांस परायणस्य, मांस खाने में अधिक तत्पर रहता है जो व्यक्ति, उसके अंदर भी मांस अर्बुद होने के चांसेज होते हैं। एक निदान तो तुम्हें बताया भी, मुष्टि प्रहार आदि भी अंगई, और दूसरा लिखा है मांस परायणस्य, ये निदान होता है। नेक्स्ट लाइन में असाध्य मुक्तम, असाध्य होता है मांसज अर्बुद भी, रक्तज भी असाध्य, मांसज भी असाध्य। फिर नेक्स्ट श्लोक 21 नंबर का श्लोक, इसमें फर्स्ट लाइन, यत जायते अन्यत खलु पूर्व जाते गेयम तद अधि अर्बुदम, अधि अर्बुद को गोले में बंद कर लो। जब एक अर्बुद के स्थान पर उसके पास में ही दूसरा अर्बुद उत्पन्न हो जाता है, तो उसे अधि अर्बुद बोलते हैं। एक अर्बुद के ऊपर अर्बुद बोल दो, अर्बुद के ऊपर अर्बुद, अधि अर्बुद। फिर सेकेंड लाइन में यदि दो अर्बुद एक साथ उत्पन्न हो जाए, द्वंद जातम युगपत कर्मात व द्वि अर्बुदम, द्वि अर्बुद को गोले में बंद कर लो, ये असाध्य होता है, ये दोनों असाध्य होता है। फिर 22 नंबर में न पाकम आयांति कफ अधिकत्वात मेदो अधिकत्वात च विशेष तस्तु, पाक, अब ये क्वेश्चन बनता है, न पाकम आयांति, इसको गोले में बंद करो कि अर्बुद में पाक क्यों नहीं होता। इसने बार बार बोल रहा है कि अर्बुद में पाक नहीं होता, इसका रीजन भी बताया इसने। कफ अधिकत्वात, कफ ज्यादा मात्रा में बढ़ा रहता है सामान्य लक्षणों में। मेद अधिकत्वात, मेद भी ज्यादा मात्रा में दूषित होती है। दोष स्थिरत्वात च ग्रथनात् च, दोष स्थिर होते हैं और ग्रंथि रूप में होते हैं, इसलिए अर्बुद में पाक नहीं होता है। 23 नंबर के श्लोक में नेक्स्ट डिजीज का नाम है गलगंड। इसमें फर्स्ट लाइन में वात है कफस्य एव गले प्रवृद्धौ मन्ने तु संसृत्य तथेव मेदे, दोष गला या मन्या में आश्रित हो जाते हैं, गला और मन्या में आश्रित होते हैं। वात, कफ और मेद, तीन नाम बताए इसमें, तो ऐसे इसके तीन भेद होते हैं, वातज, कफज और मेदज। विमर्श में पहली लाइन में भी लिखा है कि शनहि एव वर्धनम, धीरे धीरे बढ़ते हैं ये दोष। वात, कफ, मेदांसी, त्रिय एव गलगंडा, ऐसे तीन प्रकार के गलगंड होते हैं। पैत्तिकस्तु न भवति एव, इसका पित्तज भेद नहीं होता है, जैसे चतुर्थक ज्वरवत, चतुर्थक ज्वर का नहीं होता है, कारण है व्याधि स्वभावात, मधुकोश टीका में लिखा है ऐसा। पूछे ना कि गलगंड और चतुर्थक ज्वर का पित्तज भेद क्यों नहीं होता है, बस हमें यही बोलना है, व्याधि स्वभाव की वजह से नहीं होता है। फिर महानतम सोपथम अल्पम वा हनुमन्या, हनुमन्या गल आश्रियम, तो ये लाइन इसके लिए करनी है, हमें गलगंड के लिए करनी है। इसके बाद नेक्स्ट 24 नंबर के श्लोक में, नेक्स्ट 24 नंबर के श्लोक में वातज गलगंड के लक्षण। इसमें फर्स्ट लाइन में तोदान्वितम, वेदना तो होगी, कृष्ण श्राव नद्य,
कृष्ण सिराओं का जाल या कृष्ण सिराएं दिखाई देती है। फिर सेकंड लाइन में कालात भवेत, समय बीतने पर, अति स्निग्ध तरो अरुजस्य, ज्यादा मात्रा में स्निग्धता आ जाती है और रुझा नहीं होती है। देखो पहले तो रुझा होती है इसमें, लेकिन कुछ समय बाद में इस वातज गलगंड के अंदर रुझा नहीं होती और ये कफज के जैसे लक्षण मिलने लगते हैं इसके अंदर। फिर नेक्स्ट लाइन में पारुष्य युक्त है, कठिनीकरण हो जाता है, कब की वजह से होता है ये, लेकिन यहाँ पूछे ना, ये पारुष्य युक्त है, चिर वृद्धि एपाको, कौन से गलगंड के लक्षण है? तो ये तुम वातज में ही करना, कफज में मत कर देना, ध्यान रखना इस बात को। फिर थर्ड लाइन में लिखा है तालु गल प्रशोष है, तालु और गला प्रदेश जो है सूख जाता है। नेक्स्ट लाइन में 26 के अंदर कफज गलगंड में पहले फर्स्ट लाइन में लिखा है अल्प रुक उग्र कंडू, ये हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि कफ में वेदना कम है, कंडू ज्यादा होती है। सेकंड लाइन में देखो चिर अभिवृद्धिम कुरुते, ये भी हम जानते हैं देर से बढ़ता है ये, और चिरात से पच्चते, और देर से ही पाक होता है, और मंद रुझा होती है, इसमें भी बोल ही दिया था। तो चिर अभिवृद्धि चिरात पाक कफज का लक्षण है, और चिर वृद्धि और पाक नहीं होना ये वातज गलगंड का लक्षण है। फिर लास्ट लाइन में इसमें भी लिखा है तालु गल प्रलेप है, तालु और गले में लेप जैसा प्रतीत होता है। और इसी लाइन 27 के स्टार्टिंग में लिखा है माधुर्य मास से बताने की जरूरत नहीं है, कफ में मधुरास्यता रहती है। ऐसे 25 में लिखा है स्टार्टिंग में वैरस्य मास से, और वात में मुख के अंदर विरसता आ जाती है, ये सब जानते हो, इतना तो खुद भी दिमाग लगाया करो। वात में विरसता आती है, यहाँ मधुरास्यता आती है। इसके बाद में नेक्स्ट श्लोक नंबर 28 के अंदर मेदज गलगंड के अंदर निरुक अथ अति कंडु, रुझा नहीं होती और कंडु ज्यादा मात्रा में होती है। फिर नेक्स्ट लाइन में प्रलंबते अलाबुवत, अलाबू के समान लटकता रहता है। ये लाइन हम कहाँ पढ़े थे? अलाबुआ इव रूपेण शिरा स्नायु परिग्रह, बस्ती का बत्ती बस्ती के लिए, बस्ती के लिए पढ़े थे, ऐसा हम अलाबू के समान लटकी हुई होती है। और यहाँ पे ये लाइन आ जाए तो कफ, ये मेदज गलगंड के लिए करना प्रलंबते अलाबुवत, अल्प मूल होता है इसका। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जब हमने मेदज ग्रंथि और मेदज अर्बुद पढ़ा, वहां लिखा था शरीर वृद्धि क्षय वृद्धि हानि, बात तो वही है, लेकिन नाम थोड़ा चेंज कर दिया, यहाँ लिख दिया देहे अनुरूप क्षय वृद्धि युक्त, कि शरीर के अनुरूप ही क्षय होगा, शरीर के अनुरूप ही वृद्धि होगी। और ऐसी बात मेद में ही आती है, चाहे वो मेदज गलगंड हो, चाहे मेदज ग्रंथि हो, या फिर मेदज अर्बुद हो, लेकिन जैसा जिसमें लिखा है वैसा उसके अंदर आंसर करना। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में गले अनुशब्दम कुरुते च नित्यम, और गले में हमेशा अस्पष्ट शब्द होता रहता है। 30 नंबर के श्लोक में असाध्य गलगंड के लक्षण, फर्स्ट लाइन में करक्षात श्वसंतम, कठिनता से सांस लेता रहता है। संवत्सर अतीतम एरोचकार्तम, 1 वर्ष के बाद में असाध्य होता है गलगंड भी, एरोचक हो जाए तो असाध्य होता है ये। फिर नेक्स्ट लाइन में भिन्न स्वर होने पर भी असाध्य होता है, लास्ट में विवर्जित करके लिखा है। और मृदु सर्वगात्र होता है तब भी असाध्य होता है, ये भी याद रख लो बस। क्रक्ष श्वसंतम मृदु सर्वगात्रम अरोचकार्तम भिन्न स्वरम, ऐसे लक्षण मिल जाए तो असाध्य होता है गलगंड। 31 में सामान्य लक्षण के अंदर लिखा है निबद्ध सोत होती है इसमें, मुस्कवत लंबते गले, गले के अंदर मुस्क के समान लटकता रहता है। ऐसा आ जाए ना प्रलंबते अलाबुवत, तब तो मेदज गलगंड में करना। और मुस्कवत लंबते गले ऐसा आ जाए तो फिर गलगंड के सामान्य लक्षण में करना। गले में सोत हो जाती है, निबद्ध होती है। नेक्स्ट चैप्टर में आओ, 12 नंबर का चैप्टर, इसका नाम है वृद्धि उपदंश शिलीपद, इन तीनों का वर्णन एक ही चैप्टर में करता है। सबसे पहले वृद्धि के बारे में पढ़ो, ये छोटे छोटे रोग है,
और इनके लिए अलग अलग चैप्टर बता दिए इसने। वृद्धि में थर्ड नंबर के श्लोक में देखो, वात पित्त श्लेष शोणित मेद मूत्र आंत्र निमित्त, हमने याद किया था सन्निपातज भेद नहीं होता वृद्धि का। और वात पित्त कफ रक्त ऐसे चार बोलने हैं, फिर मुंह में आंत्र ऐसे बोलना है, मुंह से मूत्रज, में से मेदज, आंत्र से आंत्रज, ऐसे सात वृद्धि होती है। तासाम, इनमें मूत्र आंत्र निमित्ते वृद्धि वात समुत्थिते, इनमें मूत्रज और आंत्रज जो वृद्धि होती है उनका प्रधान कारण वात ही होता है, वात के कारण होती है। केवलम उत्पत्ति हेतु अन्यतम है, केवल दोनों की उत्पत्ति में प्रधान कारण अन्यतम, अन्यतम मतलब मूत्र वृद्धि में मूत्र का बढ़ना तथा आंत्र वृद्धि में आंत्र के आकार में वृद्धि न होकर स्व स्थान से आगे के स्थान में बढ़ना, ऐसा होता है। हिंदी में लिखा है तो ये लिखा हुआ मिल जाए, केवलम उत्पत्ति हेतु अन्यतम है, ये दोनों के लिए करना, मूत्रज के लिए भी और आंत्रज के लिए भी। इसके बाद में 5 नंबर के श्लोक में वृद्धि के पूर्व के अंदर बस्ती कटी मुस्क मेढ्रेसु वेदना, कोमा लगा दो। कटी कपाल वेदना हमने भगंदर में पढ़ा था, और ये चारों स्थानों के नाम याद करना। बस्ती कटी मुस्क मेढ्र में वेदना होती है। मारुत निग्रह होता है, वात का निग्रह होता है इसके अंदर, अधोवात का निरोध होता है। नेक्स्ट 6 नंबर के श्लोक में, तत्र अनिल परिपूर्णा बस्तिम इव आतताम वात वृद्धिम आचक्षते, वात वृद्धि का लक्षण बता रहा है ये। वात वृद्धि के अंदर वात से भरी हुई मशक की तरह प्रतीत होती है, ये जो वृद्धि एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है जो। फिर बस्तिम इव आतताम, ऐसा हमने वातज ग्रंथि में भी पढ़ा था, और यहाँ पे भी ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है। पक्व उदुम्बर संकास, ऐसा कल कहाँ पढ़ा था हमने, पित्तज विदृति पित्तज, वैसे विदृधि बोल दो वैसे वृद्धि बोल दो, दोनों में। पित्तज विदृधि में भी आता है, पित्तज वृद्धि में भी आता है। फिर नेक्स्ट कफज में कुछ नहीं पढ़ना। 7 नंबर में रक्तज देखो, कृष्ण स्फोट आवृता, हमने रक्तज विदृधि में भी पढ़ा था ऐसा कि कृष्ण वर्ण के स्फोट हो जाते हैं और पित्त वृद्धि के समान लक्षण मिलते हैं। फिर ताल फल प्रकाशाम मेदो वृद्धिम, ताल के फल के समान होती है मेदज वृद्धि। ताल फल के जैसा और किसका लक्षण बताया था तुम्हें, सम्यक अग्निदग्ध का सम्यक अग्निदग्ध का लक्षण। सम्यक अग्निदग्ध भी ताल फल के जैसे वर्ण का होता है। नेक्स्ट 8 नंबर के श्लोक में फर्स्ट लाइन में मूत्रज वृद्धि के अंदर, सा गच्छतो अम्बु पूर्णा दीर्ति इव क्षुभ्यति, वह चलते हुए मनुष्य के जल पूर्ण मशक की तरह क्षुभित होती है, क्षोभ होता है। देखो अम्बु से समझ लेना हाइड्रोसील जैसी कंडीशन है ये, विमर्श में सेकंड लाइन में हाइड्रोसील लिखा है, जैसे पानी बढ़ जाता है मुस्क प्रदेश में, ऐसा यहाँ पे भी हो रहा है। अम्बु पूर्णा दृति क्षुभ्यति, अगर दृति क्षुभ्यति कंपते च शब्दायते च ऐसा आ जाए तो जल उधर, वहां भी पानी भर रहा है यहाँ भी पानी भर रहा है, दोनों में वेदन कर्म कराते हैं, वेदन कर्म के योग्य होते हैं दोनों। फिर वृषण में वेदना होती है, और कोशियो स्वयथुम, वृषण कोश में शोथ हो जाती है, अंड कोश जो टेस्टिस वाला रीजन है वहां पे स्वेलिंग होने लग जाती है। ये मूत्र वृद्धि के अंदर हमें लक्षण समझना है। नेक्स्ट श्लोक आंत्र वृद्धि देखो 9 नंबर के अंदर, आंत्र वृद्धि के निदान में लिखा है फर्स्ट लाइन में, भार हरण बलवत विग्रह, ज्यादा भारी सामान, ये हर्निया जैसी कंडीशन है। विमर्श में फोर्थ लाइन में हर्निया लिखा है, इसे हर्निया समझना है। ज्यादा भारी सामान उठाने से, बलवान के साथ लड़ाई करने से, आयास विशेषई वायु अति प्रवृद्ध प्रकुपित से, वायु को गोले में बंद कर लो, आयास ज्यादा मात्रा में करने से वायु ज्यादा मात्रा में प्रकोपित हो जाती है। फिर सेकंड लाइन में वक्षण संधिम उपेत्य ग्रंथि रूपेण स्थित्वा,
वंक्षण संधि का आश्रय करके ग्रंथि रूप में स्थित होकर फिर अप्रतिक्रियमाणु चिकित्सा नहीं करने पर या कुछ समय बीतने पर कालांतरेण मुस्क सोफम आपादयति, मुस्क प्रदेश में यहाँ पे भी सोप हो जाती है। अभी पिछले वाले में भी वहां पे भी सोप हो रही थी। आधमा तो बस्ती इव आतते प्रदीर्घ से सोफो भवती, ऐसे लाइन आ जाए, आ से आधमा तो आ से आंतर वृद्धि में करना। सोथ आधमान युक्त होती है, बस्ती के समान फूला हुआ होता है, दीर्घ सोप होता है। स शब्दम और पीड़ित से ऊर्ध्वम उपेति, शब्द के साथ में उदर में ऊपर की ओर चला जाता है। विमुक्त से पुनः आधमाप्यते, और दबाव छोड़ने पे पुनः वापिस वहीं फलकोश में आ जाता है, वहीं फूलने लग जाता है। यही होता है हर्निया के अंदर। फिर तम अंत वृद्धि असाध्यात, ये अंत वृद्धि असाध्य होती है। नेक्स्ट श्लोक 10 नंबर में आओ, पेज पलट के। उपदंश, अब ये हमने पढ़ाई नहीं अभी तक चरक के अंदर। यहाँ बताया सुश्रुत में, सुश्रुत की देन है, सबसे पहले सुश्रुत बोलता है उपदंश के बारे में। देखो इसके निदान में लिखा है फर्स्ट लाइन में, तत्र अति मैथुनाद अति ब्रह्मचर्यात वा, दोनों बातें बोल दी। जैसे हमने वात रक्त में पढ़ा था प्रमदाम, फिर अव्यवाय, दोनों बातें पढ़ी थी। मैथुन करना मैथुन नहीं करना, दोनों निदान थे वात रक्त के। ऐसे यहाँ पे भी लिखा है उपदंश ज्यादा मैथुन करने से भी होता है या ज्यादा ब्रह्मचर्य के पालन करने से भी होता है। फिर इसके बाद में लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट लाइन में ऐसे लिखा है, मैथुनांते वा अप्रक्षालन आदि भी, मैथुन के बाद में मेढ्र का प्रक्षालन नहीं करने से, शिश्न की सफाई नहीं करने से, मेढ्रम आगम्य प्रकुपिता दोषा छते अछते व स्वयथुम उपजनयंती, तो अनेक ये मेढ्र में आ जाते हैं दोष। अनेक कारणों से कुपित होकर ये दोष छत या अछत रूप से शिश्न प्रदेश मेढ्र प्रदेश में शोथ उत्पन्न कर देते हैं। उस रोग को उपदंश कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट श्लोक 11 नंबर में आओ, पंचविध है, 5 प्रकार का होता है ये उपदंश। नेक्स्ट 12 नंबर में पहली लाइन में वातज लिखा है, फिर इसी लाइन में लास्ट में पित्तज लिखा है, दूसरी लाइन में कफज लिखा है, तीसरी लाइन में रक्तज लिखा है, और लास्ट लाइन में सन्निपातज लिखा है। तो उपदंश के 5 भेद होते हैं, पांचवा भेद रक्तज होता है। पहला पढ़ो फर्स्ट लाइन में, वातज में त्वक परिपुटनम, अब तक तो याद हो गया होगा, परिपोट रोग जो होता है वो वात की वजह से होता है, त्वचा में दरारें पड़ने लग जाती है, बस इतना ही याद रखना है इसके अंदर। पित्तज में पक्व उदुम्बर शंका से, तीसरी बार बता रहा हूं मैं तुम्हें, पित्तज कंडीशन में वृद्धि में था, विदृधि में था, अब उपदंश में भी याद करना, पके हुए उदुम्बर के समान, गूलर के फल के समान वर्ण होता है। श्लेष्मी के कफज के अंदर कठिनता आ जाती है। नेक्स्ट लाइन में रक्तज में कृष्ण स्फोट प्रादुर्भाव, कृष्ण वर्ण के स्फोट बन जाते हैं। पित्त लिंगानी अत्यर्थम, पित्त के जैसे लक्षण मिलते हैं ज्यादा मात्रा में। और लिखा है ज्वर भी होता है, ज्वर पित्त में है तो इसलिए ज्वर यहाँ पे लिख दिया, कोई नई बात नहीं है। याप्य पे अंडरलाइन कर लो, याप्य होता है, और शोष, शोष भी याद रखना, शोष इसी का लक्षण है। याप्य होता है, शोष होता है, मुख शोष, शोष का मतलब मुख शोष, राजक्ष में मत समझना, मुख शोष समझना। तो यार, यार एक वर्ड याद करना, यार है, या से याप्य और रे से रक्तज। फिर इसके बाद में नेक्स्ट लास्ट लाइन में सन्निपातज में लिखा है, अवदर्णम च सेप से, ये पित्तज में मत करना, वात में मत करना, ये सन्निपात में करना। सेप का अवदरण होना, फटना, दरारें पड़ना ही है, लेकिन जैसा वर्ड जिसमें लिखा है वैसा ही आंसर करना। कृमि प्रादुर्भाव याद रखना है, जैसे हमने भगंदर में पढ़ा था, आगंतुज भगंदर में कृमि उत्पन्न होते हैं, तो यहाँ गलती से रक्तज में मत कर देना, यहाँ सन्निपातज उपदंश में कृमि उत्पन्न होते हैं। और लास्ट में मरणम चैती, मरण भी इसका एक लक्षण होता है, फिर ये भी असाध्य होता है।
जबकि रक्त ज्वाला याप्य होता है। विमर्श के अंदर इनको हम वेनेरियल डिजीज से कोरिलेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर उपदंश को सॉफ्ट कैंकर से कोरिलेट कर सकते हैं। डुकरे बेसिलिस इसका बैक्टीरिया कारण होता है। फिर इसके बाद में 4-5 लाइन छोड़ दो, ऐसे लिखा है यह स्त्री तथा पुरुष दोनों को होता है। कुछ मानते हैं आचार्य ऐसा कि दोनों को होता है ये। फिर नेक्स्ट लाइन, कुलत्थ आकृति के मूंग के दल के समान ऐसे स्पोर्ट उत्पन्न हो जाते हैं इसमें भी। फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर, स्त्रीणाम च पुंसाम जायन्ते उपदंसा सुदारुणा, स्त्री पुरुष दोनों में होता है, दारुण रोग होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर देखो, फर्स्ट लाइन में फ्रंग भी एक रोग होता है, यहाँ नहीं बताया है सुश्रुतचरक ने, ये भाव प्रकाश के अंदर पढ़ेंगे, विस्तार से वर्णन भाव प्रकाश करता है। फ्रंग भाव प्रकाश की देन है, लिखा भी है फर्स्ट लाइन में। फ्रंग को गर्मी या आतशक या सिफिलिस बोलते हैं। भाव प्रकाश ने इसका सर्वप्रथम विस्तार से वर्णन किया है। फ्रंग गे पे खत्म हुआ, गे से गर्मी बोलना, और गर्मी में आतप जैसी रहती है, आतशक बोल दो। सिफिलिस में फी आता है, फी से फ्रंग बोल दो। फिर नेक्स्ट लाइन में इसको फ्रंग क्यों बोलते हैं? फ्रंग संघ के देश से पुर्तगाल, फ्रंग देश पुर्तगाल देश से आई हुई व्याधि है, ये फ्रंगियों से आई है। व्याधि व्याधि विशारदी यहाँ इसके लिए भी कहा गया है। गंध रोग भी कहते हैं इसको, लिखा है गंध रोग। फ्रंग गे पे खत्म हुआ, गे से गंध रोग, गे से गर्मी रोग। फिर नेक्स्ट लाइन में व्याधि आगंतुजो, आगंतुज व्याधि होती है, आगंतुज निदान होता है इसका। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा है फ्रंग त्रिविधो, 3 प्रकार का होता है फ्रंग, बाह्य आभ्यंतर और बाह्य आभ्यंतर। एक बाह्य, दूसरा आभ्यंतर, तीसरा बहिः अंतर्भवस्यापि, बाह्य आभ्यंतर उभय बोल सकते हैं। फिर बाह्य फ्रंग में देखो नेक्स्ट लाइन में लिखा है सुख साध्यो अपि, सुख साध्य होता है बाह्य फ्रंग का रोगी। फिर लिखा है आभ्यंतर, आमवात इव व्ययाम नहीं है, व्यथाम, आमवात के जैसी व्यथा होती है। आज से आमवात, आज से आभ्यंतर बोलना, आज से आमवात, आज से आभ्यंतर। फिर नेक्स्ट सोथम छे, सोथ होती है कष्ट साध्य होता है आभ्यंतर। फिर इसी लाइन में लिखा है अगर कार से बल छे, नासा अभ्यंग नहीं है, नासा भंग है, नासा भंग। अग्निमंद अस्थि शोष अस्थि वक्रत्वम, ये इसके उपद्रव है फ्रंगे के, इनको उपद्रव बोलते हैं फ्रंग के। अस्थि में शोष होना, अस्थि में वक्रता होना। इसके बाद में बहिर्भवो भाव साध्यो, बाह्य वाला साध्य, आभ्यंतर कष्ट साध्य, और द्वंद्वज असाध्य। नेक्स्ट लाइन में ट्रिपोनेमा पैलिडम, ये बैक्टीरिया इसके एक कारण होता है। इसके बाद में इसकी स्टेज होती है, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है प्रथम अवस्था में, फोर्थ लाइन में हार्ड कैंकर बन जाते हैं, कठिन व्रण। फिर द्वितीय अवस्था लिखी है, इसमें लास्ट लाइन में लसिका ग्रंथि फूल जाती है। फिर तृतीय अवस्था लिखी है, थर्ड लाइन में गम्मा जैसी स्ट्रक्चर बनती है 3G। और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में फोर्थ स्टेज के अंदर थर्ड लाइन में लोकोमोटर अटेक्सिया हो जाता है, या फिर टेबीज डोर्सेलिस लड़खड़ा के चलता है, या पागलपन जैसी कंडीशन करता है, जनरल पैरालिसिस ऑफ द इंसेन, ये फोर्थ स्टेज में होता है इसके अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट 13 नंबर का श्लोक, इसी चैप्टर में लास्ट रोग बताया स्लीपत। चरक में स्लीपत हमने शोध के अंदर पढ़ा था, यहाँ पे अलग से एक रोग है स्लीपत। तो मुख्य रूप से सर्वप्रथम वर्णन सुश्रुत करता है इसका। फर्स्ट लाइन में लिखा है कुपितास्तु दोषाः वात पित्त श्लेष्माणो, अधः प्रपन्ना वक्षण उरु जानु जंगा सुअवतिष्ठ माना, कालांतरेण पादम आश्रित्य शनैः सोफम जनयन्ति तम श्लीपदम। ये क्रम याद रखना है, 3 दोष वात पित्त कफ क्रम से वंक्षण प्रदेश से नीचे की तरफ आते हैं, पैर की तरफ।
पहले दोष वंक्षण में रहते हैं, वंक्षण से उरु प्रदेश में, उरु से जानू में, जानू से जंगा में, जंगा से पैर में आते हैं। धीरे धीरे सोप उत्पन्न होती है इसमें, शनई शनई सोपम। त्रिविधम तीन प्रकार का है दोषों के आधार पे, वातज पित्तज और कफज, ऐसे तीन भेद होते हैं इसके श्लीपद के। विमर्श में फर्स्ट लाइन में, अब ये लाइन गर्दर्शी के लिए मत कर देना गलती से, ऊपर से नीचे आ रहे हैं गर्दर्शी में, इस पे पूर्व ऐसे करके लाइन थी शुरुआत में। विमर्श में फर्स्ट लाइन में शिलावत पदम इति श्लीपदम, शिला के जैसे पैर हो जाते हैं श्लीपद में। शनई शनई घनम सोफम, धीरे धीरे घन सोफ हो जाती है। अष्टांग संग्रह में ऐसा बताया है। यह ज्वरो, ज्वर साथ में होता है। फिर वक्षण प्रदेश में भयंकर वेदना होती है। नेक्स्ट माधव निदान ऐसा बोलता है इसके अंदर, ज्वर भी साथ में होता है। नेक्स्ट लाइन में इसको फील पाओ, हाथी पाओ, एलिफेंटिएसिस, फाइलेरिएसिस, इन सब से कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में कुलेक्स मॉस्किटो, इसके काटने से होता है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिम्फेटिक सर्कुलेशन की डिजीज होती है ये। इसके बाद में नेक्स्ट 40 नंबर के श्लोक में आओ। तीनों के अलग अलग लक्षण बताएं, वात में कुछ नहीं पढ़ना। पित्त में इसत मृदु ज्वर, बस इतना सा वर्ड याद रख लो। कफ के अंदर महाग्रंथिकम कंटकई उपचितम च, कफ के अंदर बड़ी बड़ी ग्रंथियां बन जाती है और कांटों से व्याप्त होता है, कंटकों से व्याप्त रहता है। ये कफज के अंदर करना है ये लाइन। फिर यही ऐसे लिख लो, कंटकई उपचितम, कंटकई उपचितम जो लिखा है इसमें एरो लगा के लिख दो। असाध्य लक्षण ब्रैकेट में माधव निदान, कंटक बनना असाध्य लक्षण होता है माधव निदान के अंदर। फिर 15 नंबर के अंदर संवत्सरातीतम, इसको भी असाध्य माना, 1 वर्ष पुराना। जैसे हमने गलगंड पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, 1 वर्ष पुराना गलगंड असाध्य होता है, ऐसे ये 1 वर्ष पुराना शिलीपद भी असाध्य होता है। सारे रोग मैक्सिमम सुश्रुत के अंदर 1 वर्ष के बाद असाध्य ही होते हैं, जो नहीं बताए वो भी असाध्य होते हैं। अति महत वल्मीक जातम, अगर इसके अंदर वल्मीक के समान अनेक शिखर बन जाए, प्रसृतम इति और फैलने वाला है, तो ये वर्जनीय होता है, असाध्य होता है। वल्मीक वत घन समुन्नतम, ऐसा वर्ड हमने अभ्यांतर विदर्धी में पढ़ा था। और ऐसा वर्ड आ जाए अति महत वल्मीक जातम, ये श्लीपद के अंदर करना, ये श्लीपद के अंदर आता है ऐसा शब्द। 16 नंबर के अंदर फर्स्ट लाइन में लास्ट में लिखा है कप उत्सरियात, तीनों दोषों में कप की प्रधानता होती है। जैसे हमने असमरी में पढ़ा था कप का अधिष्ठान होता है, ऐसे यहाँ पे बोल दो। असमरी वर्ड के अंदर भी आधा से लिखा हुआ था, श्लीपद नाम में भी आधा से लिखा हुआ है, दोनों में कप की प्रधानता है। फिर सेकंड लाइन में गुरुत्वम च महत्वम च यस्माद नास्ति बिना कफात, कफ के बिना अंगों में भारीपन गुरुता नहीं होती है। तो ये सब जो भी लक्षण मिल रहे हैं, भारीपन, हाथी पैर होना, एल्फेंटेसिस होना, ये सब कफ की वजह से हो रहे हैं, इसलिए मुख्य दोष इसमें कफ को माना गया है। 17 नंबर में प्राण उदक भूयिष्ठा सर्व ऋतुषु शीतला, जहाँ पे गंदा पानी भरा रहता है वहां पे ज्यादा होने के चांसेज होते हैं इसके। तो ये लाइन आए तो श्लीपद में करना। और विमर्श में पहली लाइन में पुराण उदक भूयिष्ठ से आनुपदेश समझना चाहिए, आनुपदेश में होने वाली व्याधि है ये। 18 नंबर में पादवत हस्तियोश्यपि श्लीपदम जायते निर्नाम, ये पैर के समान कभी कभी हाथों में भी हो सकता है। कर्ण अक्षि नासिका ओष्टेशु के चितिक्षन्ते, कुछ लोग कहते हैं कि कर्ण नेत्र नासिका ओष्ठों में भी हो सकता है, लटकने वाले अंगों में होने के इसके प्रमाण बता रखे हैं सुश्रुत ने भी। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर, इसका नाम है क्षुद्र रोग निदान। क्षुद्र रोग के अंदर देखो, जैसे हमने क्षुद्र कुष्ठ पढ़े ना, ऐसे ही नाम है इसमें भी, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट है दोष याद रखना, और एक एक दो दो इसके इम्पोर्टेंट लक्षण है। दोष सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। अब यहाँ से आगे जो चैप्टर है ना,
इनमें थोड़ा सा तुम्हें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ तक तो गलती होने के कम चांसेज होते हैं, 12 नंबर के चैप्टर तक कम गलतियां होती है, लेकिन 13 से लेके 16 नंबर के चैप्टर तक गलतियां बहुत ज्यादा होती है, और ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। 13 से लेके 16 में से कौन सा किस रोग के अंदर दोष है, और ये दोष एक बार में याद भी नहीं होते हैं, बार बार पढ़ने पड़ेंगे, याद कर लोगे तब भी याद नहीं रहेंगे। इसलिए जब एग्जाम देने जाओगे तो इस पॉइंट को भी अपने दिमाग में रखना कि मुझे एक दिन पहले आधे घंटे के अंदर इन सब के है ना जल्दी जल्दी दोष देख के जाना है। ये ध्यान में रखना, भूल मत जाना इस चीज को। जहां जहां तुम्हें बता रहा हूँ भूलोगे, 100% क्या 200% बोल रहा हूँ मैं तुमसे। तो इसलिए पढ़ के जरूर जाना है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इनमें से दोष वगैरह इनके ही आते हैं। पढ़ो अब सबसे पहले 3rd नंबर का श्लोक। फर्स्ट लाइन में लिखा है चतु चत्वारिंशत क्षुद्र रोगा, 44 क्षुद्र रोग होते हैं। सुश्रुत संहिता में 44 क्षुद्र रोग है। विमर्श की पहली लाइन में देखो, वाग्भट 36 बोलता है, और माधव निदान में 43 क्षुद्र रोग होते हैं। और यहाँ लिख लो सारंगधर में 60 होते हैं। सारंगधर से 60 बोल दो, सारंगधर में 60 होते हैं। अब बहुत सारे नाम है, गल्लिकय प्रज्ञा अंदालजी विवृता। विवृता नाम और किसका था? समता व्यापक विवृता किसके वेद थे? योनि व्यापद, व्यापक है ना। योनि व्यापद के अंदर भी नाम आता है विवृता। विवृता क्षुद्र रोग भी होता है, ऐसा दिमाग थोड़ा दौड़ाया करो। फिर कक्षपिका प्रमेय पीड़िका भी थी, यहाँ भी आती है। वाल्मीकि बता दिया। फिर इसी लाइन में जालक गर्दभ भी लिख दिया, पाषाण गर्दभ भी है। कक्षा, कक्षा भी लिखा है। अग्नि रोहिणी, रोहिणी का भेद नहीं होता। अग्नि रोहिणी एक प्रकार का क्षुद्र रोग होता है। इसके बाद अनुसयी, अनुसयी रोग। विदारिका, ये भी प्रमेय पीड़िका होती है और क्षुद्र रोग में भी आती है। शर्करा अर्बुद, अर्बुद का भेद नहीं होता, ये क्षुद्र रोग में आता है। पहले सरफेसली तुम्हें पता होना चाहिए, ज्यादा पूरे राम कथा पढ़ लो और तुम्हें ये भी ध्यान नहीं है कि कौन सा किसके अंदर आता है। क्षुद्र रोग में आता है, सूख दोष में आता है, मुख रोगों में आता है, या फिर भग्न के अंदर आता है, कुछ पता ही नहीं है। तो पहले ये बात जरूरी है कि तुम्हें भेद पता होने चाहिए किसके अंदर क्या नाम आ रहा है। पामा विचर्चिका रक्षा, तीनों गोले में बंद कर दो। ये तीनों क्षुद्र कुष्ठ भी होते हैं, क्षुद्र रोग भी होते हैं। सुश्रुत के अनुसार पामा रक्षा विचर्चिका क्षुद्र कुष्ठ भी है, क्षुद्र रोग भी है। पाददारी हो गई। अलस, अलस भी आता है यहाँ पे। इंद्रलुप्त, दारुणक, अरुणशिका, काश्यप में प्रमेय पीड़िका होती है अरुणशिका, यहाँ क्षुद्र रोग है। मसूरी का है यहाँ प्रमेय पीड़िका, क्षुद्र रोग में भी है। युवान पीड़िका भी आती है। फिर नेक्स्ट में चरमकील, अर्श के अंदर हमने पढ़ा था एक व्यापक, यहाँ चरमकील क्षुद्र रोग के अंदर बताया। तिलकालक। फिर इसका परिवर्तिका है, परिकर्तिका नहीं है। परिकर्तिका एक अलग चीज है जिसको फिशर बोलते हैं, और परिवर्तिका एक अलग चीज है जिसको पैराफिमोसिस बोलते हैं। अहिपूतनम, अहिपूतन कोई बालग्रह नहीं है, ध्यान रखना। पूतना, अंधपूतना, शीत पूतना, ये तो अलग से पढ़ाऊंगा तुम्हें। अहिपूतन एक क्षुद्र रोग होता है। कक्षु, कक्षु हमने एक उपद्रव पढ़ा था, किसका पढ़ा था? पामा का। और यहाँ पे वृषण कक्षु, ये क्षुद्र रोग होता है। गुदभ्रंश, ये भी एक प्रकार का क्षुद्र रोग होता है। तो एक बार नाम थोड़ा देखना है तुम्हें। यहाँ ऐसे लिख दो, नीलिका का भी वर्णन किया है, नीलिका का भी वर्णन किया है। जब हम पढ़ेंगे तो नीलिका के बारे में भी बोलता है, लेकिन उसके लक्षण व्यंग के जैसे होते हैं, इसलिए इसको अलग से काउंटिंग में नहीं माना। विमर्श में सेकंड लाइन के अंदर देखो, वाग्भट्ट बोलता है, जो एक्स्ट्रा नाम नए नाम है उनके अंदर देखो, गर्दभी,
गर्द भी एक प्रकार का क्षुद्र रोग है वाग्भट में। नेक्स्ट लाइन में लिखा है सैराग पिटका चिता, राग युक्त पीड़िकाएं उत्पन्न होती है इसमें। फिर इसमें एरो लगा के लिख देना गर्दभी में वात कोमा पित्त, वात पित्त दोष होता है। गधी का बाप ऐसे बोल देना, गधी का बाप, गधे का भी बाप होता है, गधी का भी होता है, तुम गधी का याद कर लो। बाप, बाप में वात से वात बोलना, पैसे पित्त बोलना। फिर गंधनामा, गंधनामा में लिखा है पित्तात भवंती पिटिका सूक्ष्मा लाजोपमा घना। पित्त दोष होता है गंधनामा में, पित्त से पिटिकाएं उत्पन्न होती है और लाजा के समान घन पीड़िकाएं उत्पन्न होती है। लाजा के समान घन पीड़िकाएं उत्पन्न होती है। कक्षा के समान होता है ये। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में राजिका, राजिका में गर्म स्वेद परीते अंगे पिटका से रुजो घना। गर्मी से परेशान हो रखा है, स्वेद से परेशान हो रखा है ज्यादा मात्रा में, फिर पिड़का उत्पन्न हो जाए जिनमें रुझा बहुत है और घन होती है, उसे राजिका बोलते हैं। नेक्स्ट प्रसुप्ति, प्रसुप्ति में वायुना उदीरित है श्लेष्मा, वात कफ दोष है इसमें भी। फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन में इरिवेल्लिका, त्रि 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 में इरी जैसा सुनाई दे रहा है, त्रि इरी, तो त्रि दोष है इसमें, त्रिलिंगा। जत्रु ऊर्ध्वम, ऊर्ध्व जत्रुगत रोग है ये, पीड़िका उत्पन्न हो जाती है लेकिन कहाँ होती है, ऊर्ध्व जत्रुगत स्थान पे होती है। फिर माधव निदान के अंदर पिड़िकाम उत्तमांगास्थाम, उत्तमांग के अंदर पीड़िकाएं उत्पन्न होती है, बात तो वही है, ऊर्ध्व जत्रुगत बोल दो या उत्तमांग सिर में बोल दो। उग्र रुझा जो है नाम जैसा लक्षण है, सर्वात्मिका, सन्निपातज है, त्रिलिंगा बोल दो, सर्वात्मिका बोल दो, एक ही बात है। इसी लाइन में लिखा है उत्कोट कोट, उत्कोट कोट, ये भी वाग्भट में क्षुद्र रोग में आता है। पहले देखो कोट में क्या लिखा है, असम्यक वमन उदीर्ण पित्त श्लेषमन निग्रही मंडलानी अति कंडुर आगुवंती बहुनीच। तो असम्यक वमन होने के वजह से होता है पित्त कफ की, पित्त कफ की वजह से होने वाला रोग है, इसलिए इसमें पित्त कफ नाशक चिकित्सा करते हैं। लिखा है उत्कोट है, उत्कोट के बाद कोमा लगा दो। फिर लिखा है सो अनुबद्धस्तु, अगर यही बार बार होने लग जाए तो कोट इति अभिधीयते, इसको कोट कहते हैं। तो पहले उत्कोट होता है, बाद में कोट होता है, ऐसा वाग्भट बोलता है। ऐसे याद करो, देखो असम्यक, असम्यक में देखो ए और से लिखा है, असम्यक में ए से लिखा है, और अष्टांग संग्रह इसमें भी ए और से लिखा है, और उत्कोट जो है ना इसमें ऊ लिखा है, ऊ में भी तीन नजर आ रहा है, अष्टांग संग्रह के ए में भी तीन नजर आ रहा है, और असम्यक जो है ना इसमें भी तीन नजर आ रहा है। तो ऐसे सोचना, ये एक जैसी बात है। अगर इसका अपोजिट पूछ ले कि असम्यक वमन उद्वीर्ण से कोट उत्पन्न होता है, और फिर यही कोट जब बार बार होने लग जाए तो उसको उत्कोट बोलते हैं, ऐसा माधव निदान बोलता है। तो ऐसे लिख लो, इसके विपरीत माधव निदान कहता है, इसके विपरीत माधव निदान कहता है, इसलिए मैंने तीन तीन ऐसे वर्ड याद कराया है। असम्यक में तीन लिखा है, अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह में तीन लिखा है, और उत्कोट में तीन लिखा है शुरू शुरू में। पर माधव निदान में इसका विपरीत करना। फिर इसके बाद में नेक्स्ट 4 नंबर का श्लोक, सबसे पहले अजगल्लिका, अजगल्लिका में ग्रंथि बनती है, ग्रंथि सन्निभा। ज्यादातर पहले ही बता रहा हूं तुम्हें, क्षुद्र रोग वात कफज होते हैं, मैक्सिमम वात कफज। कभी तुम्हें याद नहीं आया, तुक्का मारने का मन हो रहा है तो वात कफज पे कर देना, लेकिन ट्राई करना कि एग्जैक्टली याद आ जाए। बाला नाम अजगल्लिका, बच्चों में होने वाला रोग है ये अजगल्लिका। इसके बाद में
नेक्स्ट इसमें मैंने बताया भी था, इसमें हम जलों का उच्चारण कराते हैं, परम सुकुमारो अयम, ऐसा वर्ड जलों का उच्चारण के लिए आता है, बच्चों को होने वाली व्याधि है। 5 नंबर में यवाक यव प्रख्या, यव आकृति की, मांस संश्रित पिड़िका, मांस में होने वाली पिड़िकाएं उत्पन्न होती है, ये भी कफवातज है, श्लेषम वाताभ्याम। बस मांस संश्रित पिड़िका वर्ड याद रखना है, दो सेम ही है। 6 नंबर में अंधालजी, अंधालजी में लिखा है घनाम ए वक्त्राम, घनाम ए वक्त्राम, मतलब घन कठिन है लेकिन मुख रहित है, ऐसे लिख लो मुख से अंधा, मुख से अंधा, कोई तो आंखों से अंधा होता है, मुख से अंधा है। मुख से अंधा मतलब मुख रहित है, ऐसी पीड़िका होती है। परिमंडलाम, मंडल युक्त होता है, कफवात जाम, कफवात दोष है इसमें। विमर्श में पहली लाइन में वाग्भट ने इसको अलजी नाम दिया, माधवकर और भोज ने इसे अंतरालजी नाम दिया। और नेक्स्ट लाइन में लिखा है आम उदुम्बर संकासा, अंतर अलजी का लक्षण है। अभी तक मैं तुम्हें पक्वे उदुम्बर बता रहा था, अब आम उदुम्बर पूछ ले तो आज से आम उदुम्बर, आज से अंतरालजी, ऐसे बोल देना। फिर नेक्स्ट 7 नंबर में देखो विवरता, लिखा है महादाहम पक्वे उदुम्बर सन्निभा, ये चौथी बार बता रहा हूं मैं तुम्हें, पक्वे उदुम्बर सन्निभा, ऐसी ग्रंथियां पिड़िका उत्पन्न हो जाती है, इसके अंदर पिड़िकाएं उत्पन्न होती है विवरता में। और अब इसमें लिखा है ना महादाह, दाह ज्यादा है तो इसलिए लिखा है पित्तोत्थाम परिमंडलाम, पित्त की वजह से होता है ये विवरता, विवरता में दोष पित्त होता है। परिमंडलाम गोल, ऐसे गोल यहाँ पे पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट 8 नंबर के श्लोक में ग्रंथि पंच वा षड वा दारुणा कक्ष पुन्नता कफ अनिलाभ्याम कक्षपीम इति, कक्षपी, इसके अंदर भी कक्षपी, ऐसे सोचो कक्षपी पी पे खत्म हुआ, पी से पित्त नहीं ऐसे बोलना, कक्षपी पी पे खत्म, पी से पित्त नहीं, तो कफवात है इसमें। इसमें 5-6 दारुण कक्षप के समान उन्नत ग्रंथि बन जाती है। कक्षपी पै पे खत्म हुआ तो ग्रंथि पै से, पै मतलब 5, 5 और 6 ग्रंथि बन जाती है। 9 नंबर के श्लोक में वल्मीक, फर्स्ट लाइन में पाणी पाद तले संदौ ग्रीवायाम ऊर्ध्वजत्रुणी ग्रंथि, वल्मीक के अंदर लिखा है दूसरी लाइन में लास्ट में कफ पित्त अनिलोद्भव त्रिदोषज होता है, तीनों दोषों की वजह से हस्त तल में या पाद तल में या संधियों में या ग्रीवा में या जत्रु के ऊपर वल्मीक के स्वरूप की ग्रंथि बन जाती है। सनही उपचीयते, धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन जल्दी जल्दी मत बढ़ा देना, धीरे धीरे। फिर सेकेंड लाइन में वृणई व्रत है, वृणों से व्याप्त होती है वल्मीक के अंदर, वैसे वल्मीक बोल दो, वैसे व्रण बोल देना। नेक्स्ट विमर्श में फर्स्ट लाइन में माधव निदान बोलता है, इसमें मुख ही अनेक ही श्रुति, बहुत सारे मुख बन जाते हैं इसमें, तो सब जगह से फिर श्राव होता रहता है, व्रण बन जाते हैं। फिर दूसरी लाइन में विकारम निष्प्रत्यनिकम, निष्प्रत्यनिक विकार वाला रोग है ये, मेडूरा फुट, इससे कोरिलेट करते हैं इसको, लिखा है इसमें मिल जाएगा बस। नेक्स्ट 11 नंबर में इंद्र वृद्धा, इंद्र वृद्धा में लास्ट में लिखा है वात पित्तोत्थिताम, वात पित्त दोष है इसके अंदर। फिर लिखा है पद्म पुष्करवत मध्य पीड़िका भी समाचिताम, पद्मेंद्र, ऐसे वर्ड याद कर लेना, पद्मेंद्र, पद्म से पद्म पुष्करवत मध्य, कमल की कणिका के आकार की। फिर
इंद्रवृद्धा, इंद्र से इंद्रवृद्धा बन जाएगा, पिड़काए बन जाती है यहाँ पे। 12 नंबर के अंदर पनसिका, पनसिका में लास्ट में लिखा है देखो, पैसे पनसिका पैसे पित्त नहीं। जैसे अभी हमने वो पढ़ा था कक्षपी, पी पे खत्म हुआ पित्त नहीं, पैसे पंसिका पैसे पित्त नहीं, तो लास्ट में श्लेष वात जाम, ये कफ वातज है। कर्ण ऊपरी समन्ताद व पृष्ठे व पिड़का उग्र रुक सालुकवत, दोनों कानों पर या उनके चारों ओर अथवा पीठ पर सालुक कमल कंद के आकृति की पीड़िका उत्पन्न हो जाती है, जिसमें भयंकर ऊर्जा होती है। तो कहाँ पे होती है? कानों के ऊपर या चारों तरफ या पृष्ठ में उत्पन्न होती है। फिर नेक्स्ट 13 नंबर के श्लोक में, 13 नंबर में लिखा है न पाषाण गर्दभ। अब ये भी पैसे स्टार्ट हुआ, पैसे पाषाण गर्भ गर्दभ पैसे पित्त हटा दो इसमें भी। तो इसमें लास्ट में क्या लिखा है? बलास पवनात्मकम, बलास से कब समझना, पवन से वात समझना, वात का फज है ये भी। यहाँ पे कहाँ प्रॉब्लम होती है? हनुसंधौ समुद्भूतम सोफम अल्प रुजम स्थिरम, हनुसंधि प्रदेश में उत्पन्न अल्प पीड़ा वाले स्थिर शोध को पाषाण गर्दभ बोलते हैं। तो यहाँ पे हनुसंधि में प्रॉब्लम होती है, साइड भी ध्यान में रखना। इसके बाद में नेक्स्ट 14 नंबर का श्लोक, जाल गर्दभ बताया था कि पित्त होते हुए भी पाक नहीं होता, लिखा है अपाक है स्वयथु पित्तात, पित्त प्रधान होते हुए भी पाक नहीं होता। विसर्पवत सर्पति, विसर्प के समान फैलता रहता है ये। यो दाहा ज्वर करस तनु, दाहा ज्वर जैसा लक्षण मिलता है और कुछ पाक होता है इसके अंदर, तनु पाक होता है या पाक होता ही नहीं है। नेक्स्ट 15 नंबर के अंदर कक्षा, कक्षा में पित्त प्रकोप प्रभुता, पित्त की प्रधानता से होने वाला है, जबकि चरक में वात पित्तजता ही, यहाँ पित्तजी बताया है। चरक में वात पित्त का नानात्मज बताया था, ये पित्त के नानात्मज में आता है। यहाँ पे कहाँ प्रॉब्लम होती है? बाहु पार्श्व अंश से और लिख लेना, कैसे पहले से लिख देना। बाहु पार्श्व अंश कक्षासु कृष्ण स्फोटाम से वेदनाम, इन प्रदेशों में कृष्ण स्फोट उत्पन्न हो जाते हैं, साथ में वेदना होती है जिनमें। विमर्श में 3rd लाइन में कक्षा रोग का हर्पीज जोस्टर से कोरिलेशन कर सकते हैं। चरक ने यज्ञोपवीत प्रतिमा ऐसा बोला है इसके लिए, पित्त अनिलाभ्याम जैसा बोला कि दो दोष होते हैं वात पित्त। अष्टांग संग्रहकार बोलता है ये सही जैसा चरक बोलता है, से अनिलात पित्तात भवंती पिडिका, वात पित्त से होने वाला रोग है। और लाजोपमा घना, लाजा के समान घन पिड़का होती है, ऐसा हम गंधनामा में भी पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले कि लाजोपमा घना गंधनामा का लक्षण है। तो इसलिए लिखा है सुश्रुतीय कक्षा के लक्षण वाग्भट तथा माधव निदान की गंधनामा से मिलते जा जुलते हैं। फिर इसके बाद में 16 नंबर में विस्फोट, अग्नि दग्ध निभा स्फोटा से ज्वरा रक्त पित्तते, अग्नि रोहिणी में मत कर देना, ये अग्नि से लाइन शुरू हो रही है तो अग्नि रोहिणी में कर दो। रक्त पित्त की वजह से होने वाला है, शरीर के किसी एक प्रदेश पर या सारे शरीर पर अग्नि के जलने जैसे स्फोट उत्पन्न हो जाते हैं। ज्वर होता है इसमें साथ में विस्फोट के अंदर, रक्त पित्त दोष करना है इसमें। फिर 17 नंबर में अग्नि रोहिणी, अग्नि रोहिणी के अंदर कक्षा भागेशु ये स्फोटा जायन्ते मास धारणा, कक्षा प्रदेश में मांस को विदीर्ण करने वाले। फिर अंतरदाहा ज्वर करा दीप्त पावक सन्निभा, प्रदीप्त अग्नि के समान अंतरदाह ज्वर उत्पन्न करने वाले स्फोट उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये वर्ड ध्यान में रखना, कक्षा भाग में हो रहे हैं, मांस का धारण करते हैं, दीप्त पावक सन्निभा, नाम में अग्नि लिखा हुआ है तो जलती हुई अग्नि के समान। सप्ताहात व दशाहात व पक्षात व घ्नन्ति मानव में, यहाँ पे भी ये लाइन आती है 7 दिन में 10 दिन में, लेकिन 15 दिन है, 7 दिन 10 दिन 12 दिन ऐसा कहाँ पे लिखा था? संतत जो ज्वर। सच में संतत ज्वर में 7 दिन 10 दिन 12 दिन में रहता है या मार देता है।
घ्रंथि मानव 7 दिन में, 10 दिन में या 15 दिन में मनुष्य को मार देता है ऐसा रोग। लास्ट में लिखा है विद्यात असाध्याम सन्निपात, तो ये भी त्रिदोषज है। वल्मीक भी सन्निपातज था और अग्निरोहिणी भी सन्निपातज है। असाध्य बताया इसको, ऐसे अग्निरोहिणी ऐसे असाध्य। नेक्स्ट 19 नंबर के श्लोक में चिप और कुनख, ये दो नाखून की व्याधि होती है। चिप में देखो लिखा है फर्स्ट लाइन में नख मासम अधिष्ठाय पित्तम वातस्य वेदनाम, वात पित्त दोष है ये इसके अंदर। पित्त और वात नख मास में अधिष्ठान करके पीड़ा जलन और पाक उत्पन्न करते हैं, दाह पाक उत्पन्न करते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में छत रोगाख्यम तथा उपनखम इति अपि, छत रोग या उपनख भी बोल सकते हैं इसको। चिप का दूसरा नाम छत रोग या उपनख भी है, पर्याय है इसके। विमर्श में चरक ने मासास्त्र दूषी माना है, उसमें यही लिखा था कि छतस चर्म नखांतरे, यहाँ पे भी यही हो रहा है, नाखून के मांस के अंदर दोष आश्रित होते हैं। छत रोग इसका पर्याय है, तो चरक के मासास्त्र दूषी से मिलता जुलता है। 21 के अंदर कुनख, तो चिप अगर देखा जाए तो एक तरह से निज अवस्था है और कुनख आगंतुज अवस्था है, कोई बाहर से कोई चोट वगैरह लगेगी। इसमें देखो अभिघातार प्रदुष्टो यो नको रुक्षो असित करे, नाखून कभी चोटिल हो जाए, आघात लगने की वजह से रुक्षता हो जाए, उसके अंदर कृष्ण वर्ण का हो जाए, खर हो जाए, तो उस रोग को कुनख बोलते हैं। और कुनख का दूसरा नाम है कुलीनम इति संगीतम, कुलीन भी इसका पर्याय है। कुश से कुनख बोलना, कुश से कुलीन बोलना, कुलीन रोग बोलते हैं इसको। कुलीन ऐसे पूछ लेंगे तुमसे बहुत बार, बताओ कुलीन कहाँ की व्याधि है, कौन से अंग की व्याधि है कुलीन, तो नाखून की व्याधि है कुलीन, ध्यान रखना। 22 नंबर के अंदर अनुसई, अनुसई के अंदर लिखा है कफ दोष होता है, कफात अंत प्रपाकाम, कफ दोष है एक इसके अंदर। आश्रय मैंने तुम्हें जब स्थान संश्रय अवस्था बताई थी उस समय बोला था कि अस्थि में दोष आश्रित होते हैं। गंभीर गंभीराम अल्प संरंभाम सवर्णाम ऊपरी स्थिताम कफात अंत प्रपाकाम, तो कफ के प्रकोप से गहरी धातुओं में उत्पन्न अल्प शोथ युक्त त्वचा के समान वर्ण की, शरीर के ऊर्ध्व प्रदेश में स्थित एवं भीतरी भाग में पकने वाली पिड़का को अनुशयी कहते हैं। 23 नंबर के अंदर विदारिका, विदारिका में कक्षा वक्षण संधि में दोष आश्रित होते हैं, कक्षा वक्षण संधि में आश्रित होते हैं। यहाँ पे बाहु पार्श्वंश कक्षा में आश्रित होते हैं। रक्ताम रक्तवर्ण की होती है, फिर साथ में इसके अंदर लिखा है रक्तवर्ण की पिड़का बन जाती है इसमें विदारिका में। सर्वजाम सर्वलक्षणाम सन्निपातज है ये, सन्निपातज होता है विदारिका, वैसे विदारिका सन्निपातज है, वैसे वल्मीक सन्निपातज है, त्रिदोषज। विमर्श में चरक ने इसे कफवातज माना है, जबकि सुश्रुत इसको त्रिदोषज मानता है। 24 के अंदर शर्करा अर्बुद, अर्बुद नहीं है, पहली बात तो यही ध्यान रखना है। इसमें लिखा है प्राप्य माश्रा स्नायु, दोष माश्रा स्नायु में पहुंचते हैं। श्लेष्मा मेदस तथा अनिलय ग्रंथिम कुर्वंती, कफ मेद और वात, ये तीनों माश्रा स्नायु में पहुंचते हैं, ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है। मधु सर्पी वसा सन्निभम, मधु सर्पी और वसा के समान। स्रवती आश्रोमत्यर्थम, अत्यधिक मात्रा में स्राव होता है। वृद्धिम गतो अनिल, तो इसके अंदर वायु विवृद्ध होकर मासम विशोष्यम, मांस को सुखा देती है। शर्कराम जनियेद पुनः, और शर्करा जैसा लक्षण उत्पन्न होता है इसके अंदर। शर्करा अर्बुद के अंदर ग्रंथि बन जाती है, मधु सर्पी वसा के समान होती है स्वरूप में। ऐसा और कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा तुम्हें कि मधु सर्पी वसा के समान। अत्यधिक स्राव कौन से रोग में होता है, ध्यान रखना, शर्करा अर्बुद में होता है। फिर नेक्स्ट 27 के अंदर पामा विचर्चिका कुष्ठेशु रक्षा च प्रकीर्तिता,
ये तीनों रोग हमने कुष्ठ, क्षुद्र कुष्ठ के अंदर पढ़ लिए। तो ये क्षुद्र कुष्ठ भी होते हैं और क्षुद्र रोग के अंदर भी आते हैं। बस यहाँ तक याद करो, यहाँ से आगे फिर अपन कल पढ़ेंगे। कुछ पूछना है तो रुक जाओ, नहीं तो जाओ। सर बोल।